औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने के उन्वान से लेके हाज़िर हूँ AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2-3 साल से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और मुल्क की हालात के हवाले से गाह बगाह जो मुल्क के अंदर सूरत हाल तब्दील हो रही होती है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आज मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा अपने पिछले प्रोग्राम जो हम कर चुके हैं उसके हवाले से, और फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की हालात हैं उनको किस वजह से जो है मुश्किलात का शिकार हैं, क्यों हमारा मुल्क तरक्की और कामयाबी के मनाजिल तय नहीं कर रहा, जबकि हमारे मुल्क से टुकड़े होने के बाद बांग्लादेश बड़ी तेज़ी से ऊपर गया और हमारा पड़ोसी मुल्क उसकी इकनॉमी इंतहाई मजबूत है, और ईरान जैसा मुल्क जो अरसा दराज तक वार सिचुएशन के अंदर रहा वो भी तरक्की की मनाजिल मुसलसल तय कर रहा है। तो कहाँ रुकावट है, कहाँ ख़राबी है, क्या मामला है, इन सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए अगर आप हमारे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने पेश किए कमो बेश 100% नहीं 90% जो है वो चीज़ें सामने आई जो हमने आपसे बात की थी। जब तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की गई थी तो मैंने ये वाज़े तौर पर यह बात कही थी कि जनाब ये इमरान खान की हुकूमत जो है अपना टेनेवर मुकम्मल कर नहीं पाएगी, जबकि उनके साथी उनके अवार ये कह रहे थे कि अगली बारी फिर इमरान साहब आएंगे और हम अपनी जो है 10 साल पूरे करेंगे। इसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी तो हमने ये कहा था वाज़े तौर पर कि जी तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी, और वही हुआ। उसके बाद जब हुकूमत बनी, उसकी हुकूमत बनने के बाद भी हमने ये कहा कि ये हुकूमत कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, तो वो सब कुछ आपके सामने है। फिर आर्मी चीफ साहब की तब्दीली की जब बात आई तो बहुत सारे लोग बहुत सारी राय पेश कर रहे थे और मैंने सिर्फ एक नाम दिया था और वो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम था। आपने देखा जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब बात आ रही है जनाब अली इन तमाम चीज़ों से निकल के कि मुल्क की मैशियत क्यों जो है वो मुस्तकिल ख़राबी की तरफ जा रही है, तो उसमें कौन से अवामिल कार फरमाएँ, ये चीज़ बड़ी जो है पॉइंटेबल है और इसको हमने देखना है, इस पर गौर करना है। एक चीज़ यहाँ पे जहन में आई, ये भी कहता चलूँ, हमारे पिछले जो 8-10 साल मुल्क के गुजरे हैं उसमें 2-3 दौरानिए आए गए हैं। एक आया कि जनाब अली यूथ को जो है ऑर्गेनाइज़ करके आगे लाया जाए, और यूथ को ऑर्गेनाइज़ करके आगे लाया गया, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट मुल्क की मैशियत पे भी पड़ा और बैरूनी दुनिया में भी उसका जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से गया कि यूथ को ऑर्गेनाइज तो किया गया, बहुत अच्छी बात थी, यूथ आगे बढ़ी, लेकिन उनको निगेटिविटी की तरफ डाल दिया गया। आपने देखा होगा कि जब से जो है यूथ आगे बढ़ी और निगेटिविटी आगे बढ़ती चली गई, किस तरह से कि हमने अदम बर्दाश्त की तरफ चले गए और यंग्स ब्लड ने जो है वो काम किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, हमारे इदारों के हवाले से ख़ास तौर से, और हमारे मुल्क के दीगर जो तबका था, जो मजहबी तबका था या सियासी लीडरान थे, उनके हवाले से कि हर तरफ एक ही नारा पिछले दिनों गूंजता रहा, चोर 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 चोर, जिससे कोई ख़ास अच्छा मैसेज बैरूनी दुनिया को नहीं गया। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अगर हम देखते हैं तो वही अनासिर हमें मुल्क की मईशत को मज़ीद डिरेल करने के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इन तमाम हालात के अंदर मुल्क को अगर कोई संभाला दे सकता है तो कौन दे सकता है? सियासी जमातें जिनका जो किरदार माजी में रहा है वो आपके सामने है, और जो इस वक्त हुकूमत चल रही है वो भी आपके सामने है। इस वक्त हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का मजमुआ है। हर सियासी जमात अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करने में लगी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बड़ा मसला चल रहा है मुल्क के अंदर, इसकी तवज्जो किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो मसला ये है कि मुल्क के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, और वो घेरा हमारे अंदरूनी साजिशों के भी तहत हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर से PTI के लोग सर फहरिस्त थे, और PTI से वाबस्ता कुछ ऐसे अनासिर जो माजी में हमारे इदारों के ज़िम्मेदार रहे हैं, जो अब इमरान साहब के साथ हैं,
वो भी इनको तंग करने में पेश हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रेशर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बैरूनी दुनिया से भी है कि इमरान साहब को जो है रिलीफ दिया जाए, और सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो जनाब अदलिया की तरफ से है। हमारी अदलिया, और आज का ख़ास मेरा टॉपिक जो है वो है हमारी अदलिया। हमारी अदलिया का किरदार अगर हम देखते हैं तो हमारे लोग 302 के तहत, दफ़ा 302 के तहत फांसी देके एक इंसान को हमेशा के लिए पाकिस्तान में अमर कर देते हैं, और वो थी फ़ौजी अदालतें। और अब भी बात गश्त हो रही है फ़ौजी अदालतों की, और इमरान नियाज़ी साहब को भी फ़ौजी अदालत में लेके जाया जा रहा है। तो क्या हमारा मुल्क इस बात का मुतम्मिल है कि एक और भुट्टू पाकिस्तान के अंदर जन्म दे ले और फिर हम उसको जनाब अली इस्तेमाल करते रहे नारे को, और पाकिस्तान की मईशत को भी डुबोते रहें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी जनाब अली हम ऐसे लोगों को लाते रहें जिनका कोई सियासी, जिसे कहते हैं माजी नहीं हो। हाँ, पैदावार ज़रूर हो, कभी इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, कभी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, और उसके बाद उन्हें जहाँ मौका मिले, जो आपको चढ़ता हुआ सूरज नज़र आए, उसके साथ उसकी जनाब सूरज की रोशनी के अंदर अपने आप को जनाब रोशन करने के लिए शुरू हो जाएं। और उनका माजी भी माजी भी उनका जो है क्या नाम है वो जो कभी भी ऐसा नहीं रहा हो कि वो जनाब अली कोई अच्छा किरदार अदा कर सके हों, और मुस्तकबिल की बात तो बात की है। अब बात सिर्फ ये है कि हमारी अदलिया ने जो माजी में फ़ैसले किए थे, मैं आज ख़ास तौर से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम फ़ौजी अदालतें बनाकर उसमें केस लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारा जो कानून है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान की अदलिया है, इस पर हमें आवाम को या पाकिस्तान के इदारों को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। तो जब जिन इदारों पर एतबार नहीं है, जिन इदारों पर एतमाद नहीं है, तो वो फिर इदारे वो क्यों पाकिस्तान की मईशत को खोखला करने पे तुले हुए हैं। आप देखें कि एक जज की तनख्वाह कितनी है। 22 ग्रेड का एक जज वो कितनी तनख्वाह ले रहा है, और एक 22 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम आम, वो भी मुलाजिम है, ये भी मुलाजिम है, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं और कितनी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं। और उसके बाद हमारी अदलिया का आलम यह है कि इंसाफ के अंदर अगर हम गिना जाएं तो नीचे से ज़रूर हम तीसरे चौथे नंबर पर आ जाएंगे, ऊपर से हमारा कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने, सबसे ज़्यादा मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो रुकावट है वो हमारे अदलिया के कारनामे हैं, उनके फैसले हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने नाम और कुछ लोगों के प्रेशर में आकर ऐसे फैसले दिए कि जिसकी वजह से मुल्क की जनाब अली सियासत हमेशा डिरेल रही, और जो बड़े लीडरान थे उनको जो है उस टारगेट किया गया जिन्होंने मुल्क के लिए काम करने की कोशिश की, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सर फहरिस्त है। उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आता है, उसके बाद जनाब अली अपने यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम आता है, उसके बाद जनाब जरदारी साहब का नाम भी आता है, और फिर आखिर में मियाँ नवाज़ शरीफ का भी नाम आता है। ये कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुल्क की हुकूमतें संभाली, सिविल हुकूमतें संभाली, लेकिन अदलिया ने इनको निशाना बनाया, और उनको निशाना बनाने के बाद जनाब अली हुकूमतें इनकी जो ख़त्म की गई, और उसके बाद मुल्क की तरक्की का गिराव इन लोगों ने जितना भी बढ़ाया था वो अचानक से एकदम गिर गया। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने मुल्क के कानून को तोड़ा और मुल्क के ऊपर कब्जा किया, उनके लिए अदलिया ने जो फैसले किए, उन फैसलों पे अमल दरामद को रुकवाने में किन्होंने किरदार अदा किया वो भी आपके सामने है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सदर पाकिस्तान भी रहे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, हमारी आला अदलिया ने फैसले दिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया, बल्कि जब उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया तो बाकायदा उसको प्रोटोकॉल दिया गया। और एक तरफ अदलिया का किरदार ये था कि जनाब उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो हमारी आर्मी अदालतें बनती हैं, आर्मी के तहत जो मिलिट्री अदालतें बनती हैं, इसका जवाज़ नहीं बनता कि सिविल
लोगों को मिलिट्री की अदालतें पेश किया जाए। मिलिट्री अदालतें होती है सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात को मिलिट्री के कानून के मुताबिक उनको चलाया जाए, ना कि सिविलियन के ऊपर उनका कानून लागू किया जाए जब हमारी सिविल अदालत मौजूद है। अगर सिविल अदालत की मौजूदगी के अंदर मिलिट्री अदालतें सारे काम करती है तो फिर आसानी से हम इस बात को कह सकते हैं कि आप मुल्क जो है हमारे इदारों के हवाले कर दें, ये अदालतें ख़त्म करें, सारे जितने भी जज साहिबान बैठे हैं सब नाअहल हैं क्योंकि वो आपके मेयार पे पूरा नहीं उतारे, तो इनको ख़त्म करें। आप अपने जजेस लगाइए और मुल्क को चलाइए, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। मुल्क के अवाम को आप पहले भी सर्व कर चुके हैं, मुल्क के 35-40 साल आपने सर्व किया, लेकिन आम आवाम के लिए जो किरदार आपको अदा करना चाहिए था वो किरदार उस तरह से अदा नहीं हुआ। तो आइए आगे बढ़िए, हम आवाम आपके साथ देंगे। हम चोरों डाकुओं से निजात चाहते हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो अस्करी हो। किसी भी तरह के जो चोर और डाकू हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो मुल्क की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, बैरूनी दुनिया में अपने असासे बना रहे हैं, अगर आप आसिम मुनीर साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, उनको आप पाबंद सलासिल करके मुल्क में लेकर आते हैं, वो लूटा हुआ पैसा जो इमरान नियाज़ी साहब लाते 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 खुद मुल्क की मईशत को लूटने का एक हिस्सा बन गए, अगर आप वो लूटा हुआ पैसा वापस लाते हैं, आप हमारा अवाम आपके साथ खड़ी होगी। देखें, माजी में जब भी मुल्क के अंदर मार्शल लगे और मिलिट्री हुकूमतें बनी, अवाम ने कभी भी उनके खिलाफ जाकर एजिटेशन नहीं किया, लेकिन एक सिर्फ सियासी जमात जिसने हमारे इदारों के खिलाफ जाके जो है वो रद्द अमल जाहिर किया, आप उसके भी चोर डाकू अभी तक पकड़ नहीं सके। जिन लोगों ने ये अमल किया था 9 मई गुजरने के बाद आज कितना टाइम गुजर गया, आपने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा आप भी कमज़ोर हैं और हमारी अदालतें भी कमज़ोर हैं। किसके आगे कमज़ोर हैं? अवाम आपके साथ है। अवाम ताकत का सरचश्मा होती है। किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अवाम का और उसके इदारों का एक दूसरे के साथ संगम जो है वो इंतहाई अहम होता है। हम अवाम और मिलिट्री एक अगर पेज पे आ जाए, जैसे माजी में नियाज़ी साहब कहते रहते थे हम एक पेज के ऊपर हैं, तो फिर मैं समझता हूँ मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक बात है IMF की या दूसरे इदारों की जो मुल्क को कर्जे देते हैं, वो गारंटी लेते हैं हमारे इदारों से, हुकूमत को नहीं मानते, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, आए इदारे के ज़िम्मेदार लोग अवामी भलाई को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अदालतों के अंदर जो कुछ भी अवामी मामला चल रहे हैं उनके ऊपर भी निगाह डालें। मिलिट्री अदालतें बनाते हैं, ठीक है बनाएं, लेकिन सबसे पहले मिलिट्री अदालतों के अंदर उन जज साहिबान को लाया जाए जिन्होंने पाकिस्तान के जिम्मेदार और मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ फैसले सादिर फरमाए। वो सबसे पहले मिलिट्री अदालतों में उनको लाके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाए। उसके बाद अब जो मौजूदा लोग हैं जिन्होंने मुल्क के सियासत के अंदर एक निगेटिव रोल अदा किया है, उनको तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जाए। और जो लोग मुहिब वतन है, अमन पसंद है, जो पाकिस्तान की मईशत को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोले जाएं। अब इस तमाम बातों से ये बात सामने आती है कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उसमें सबसे घिनौना किरदार, सबसे गंदा किरदार जो है वो हमारी अदालतों का है। चाहे वो अंडर प्रेशर आके फैसले देती हों, चाहे वो अपनी दोस्ती में फैसले देती हों, चाहे वो पैसे हासिल करने के लिए और इमरात हासिल करने के लिए बैरूनी दुनिया के अंदर अपने महलात बनाने के लिए जो है वो फैसले देती हैं, ये सारा सबसे ज़्यादा घिनौना किरदार पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे अस्करी इदारों से जो लोग लिंक रखते हैं उनके सामने खुला हुआ है। तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि देखें कि कहाँ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है और किसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। सियासतदानों का नाम तो वैसे ही बदनाम है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को लूटा है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अदालतें अपना किरदार अदा करें। और आम आवाम को रिलीफ देने के लिए अब तक जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई भी अमल नज़र नहीं आया। लिहाजा इस पर मौजूदा हुकूमत को गौर करना चाहिए। एक बात कह के अब मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे थे कि आज हुकूमत गई और कल हुकूमत गई। मैं आज 23
जून है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, ना अभी इलेक्शन होने, ना कहीं हुकूमत जा रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।